नमस्ते बच्चों, आज हम फिर देखते हैं अगले वीडियो में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ओवरव्यू सिलेबस से लिया गया है और इसे पिछले वर्ष के आधार पर यह भी पूरा मिलाया गया है और इसे तैयार किया गया है कि कौन सा अल्टरनेट में प्रश्न आया और किसकी संभावना अधिक है। तो इस तरह से जितने भी मैं शॉर्ट्स वीडियो जो डाल रहा हूँ, चाहे लघु तरीय हो, दीर्घ तरीय हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये सभी 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ओवरव्यू जरूर करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इन सारे प्रश्नों से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसका उत्तर कितना बेहतर और कैसे लिखे इसे भी हम जानते हैं, किस तरह से मेरा बेहतर अच्छा होगा। और कहा जाता है कि मेहनत इतनी शांति से करें, मेहनत आप इतनी शांति से करें कि आपकी सफलता हलचल मचा दे। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि मेंडल ने, अगले प्रश्न को देखिए। अभी हम लोग उतरिए सारे प्रश्न को देख रहे हैं वन बाय वन, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लिया गया सिलेबस का ओवरव्यू करने के बाद। तो देखिए क्या दिया प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन ही क्यों किया, यह प्रश्न है। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे मटर के पौधे के साथ जनन प्रयोगों की तकनीक पहले से ज्ञात था। यानी कि मेंडल महोदय के पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मटर का पौधा का चयन किया था और इस पर अपना एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि मटर के पौधों के साथ जनन प्रयोगों की तकनीक पहले से ज्ञात था। अब देखिए दूसरे वैज्ञानिक जो गॉस महोदय थे, गॉस ने 1822 ईस्वी में मटर पौधे पर कार्य किया था, इस कारण उसी को कंटिन्यू कर दिया मेंडल महोदय ने। और इसमें क्या खासियत थी? तो यह बड़े आकार के फूलों वाला होता था। यानी कि मटर का जो पौधा था ना, वो बड़े बड़े आकार के इस तरह से फूलों वाला पौधा था, जिससे कि इसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही आसान हो गया। जो सामान्यतः स्वपरागन करता है, यानी स्वपरागन क्रिया करता है और इस तरह से जनन प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श पौधा के रूप में मटर था। यही कारण था कि मेंडल महोदय ने मटर का पौधा ही आनुवंशिक लक्षणों के कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग किया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि वृषण यानी टेस्टिस और अंडाशय ओवरी के दो मुख्य कार्य लिखे। दो मुख्य कार्य लिखे। परीक्षा में हमें पूरा नपा तौला ही उत्तर लिखना है, सटीक आंसर लिखना है और मैक्सिमम नंबर लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं वृषण यानी टेस्टिस, अंडरलाइन डैश देकर लिखेंगे यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है, स्पर्म सेक्रेशन करता है। तो क्या हो गया पहला कि यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है। और 2 नंबर में लिखेंगे नर लिंग हार्मोन, मतलब मेल जेनाइटल हार्मोन जो हो गया टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। यह वृषण के कार्य होगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि नर लिंग हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो दो यहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को, मुख्य कार्य को लिख दिए। अब वैसे यहाँ पर लिखेंगे अंडाशय ओवरी। अब ओवरी के दो इंपॉर्टेंट क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको भी अंडरलाइन करके और वन पहला लिखेंगे। ये सब एग्जाम में ऐसे लिखने का एक तरीका है जिससे हम बेहतर रिजल्ट लाए। अब इसमें लिखेंगे यह अंडे की उत्पत्ति करता है। यह अंडे की उत्पत्ति करता है। और दूसरा लिखेंगे इसका मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन को भी स्रावित करता है, इसे अंडाशय कहते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। These all questions are very important according to the examination point of view, or you must have to go through this question, and these all question we provide you must be how to write the correct answer in a sequence way। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, तीसरे प्रश्न को देखिए, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं? अब इसका आंसर लिखेंगे हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है कि हीमोफिलिक लोगों में, जिसको हीमोफीलिया से जो ग्रसित होते हैं, तो हीमोफिलिक लोगों में रक्त यानी कि ब्लड जमने में 1 से 24 घंटे का समय लगता है। यानी जब रक्त का स्राव कट जाए या फिर रक्त का स्राव होता है किसी कारण से, इंजरी के कारण से, फिजिकली इंजरी के कारण या दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, तो उनका स्राव होने लगता है, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड, रक्त लगातार स्राव होता है और इसको जमने में 1 से 24 घंटे, आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा समय लगता है। इन लोगों में साधारण कटने पर भी रक्त बहता रहता है, मतलब कहीं कट गया, छिल गया, इससे कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड होते रहेगा, रक्त लगातार बहते रहता है और उसको रोकने में परेशानी होती है। अतः सतत रक्त निकलने से, कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड मतलब लगातार रक्त निकलने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसी कारण से इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे ही हमें लिखना है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आंखों मन लगाकर पढ़ें ताकि आपका परिणाम बहुत ही बेहतर हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।